नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां 2008 के मुंबई हमलों के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। जज एलेना कैगान ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। 26/11 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण किए जाने से बचने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की जो याचिका उन्होंने लगाई थी प्रत्यर्पण पर रोक के लिए, उसे खारिज कर दिया है। राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके प्रत्यर्पण पर इमरजेंसी स्टे लगाया जाए। याचिका में तहव्वुर राणा ने कहा था कि अगर मुझे भारत प्रत्यर्पित किया गया तो मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मैं भारत में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। राणा ने अमेरिकी कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि पाकिस्तान मूल का मुस्लिम होने की वजह से उसे भारत में बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाएगा। तहव्वुर राणा ने कहा था कि वह कई तरह की बीमारियों से जूझ रहा है, वह पार्किंसंस की समस्या से भी जूझ रहा है। ऐसी जगह नहीं भेजा जाए जहां राष्ट्रीय, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर उन्हें निशाना बनाया जाएगा। तो तहव्वुर राणा से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा को बड़ा झटका दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी जुड़ गए हैं। सरबजीत, तो तहव्वुर राणा के भारत आने का रास्ता क्या अब समझा जाए कि बिल्कुल साफ हो गया है, या अभी भी कुछ पेचीदगी मुश्किलें आएंगी, और क्या कुछ अपडेट है अभी तक इस खबर पर? जिस तरह से 26/11 का मुख्य ऐसे भूमिका निभाने वाला तहव्वुर राणा की जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अब उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। अब मुंबई लाने की जो बात कही जा रही है, मुंबई में लाने के लिए उनसे पूछताछ किया जाएगा। हालांकि इससे बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कहीं ना कहीं राहत नहीं मिली है। अब ऐसा कह सकते हैं कि 16 साल के बाद अब मुंबई लाकर उन पे जो 26/11 पे जो हमले के जो मास्टरमाइंड और सहयोगी का जो केस है, उस पर कहीं ना कहीं अब मुंबई पे जो न्यायालय पे उन पे दोषी किया जाएगा। हालांकि जो उस पे कहीं ना कहीं बचाव के लिए उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का रुख तो किया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां कोयले की खदान में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खदान ढह गई। कोयला काटते समय अचानक खदान की छत गिर गई, जिसमें सहायक प्रबंधक सहित 3 लोगों की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब अधिकारी और कर्मचारी निरीक्षण के लिए खदान में उतरे थे। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में, और WCL की कोयला खदान ढह गई है और कोयला काटते समय यह हादसा हो गया। अचानक खदान की छत गिर गई और इसमें सहायक प्रबंधक सहित 3 लोगों की जान चली गई है। घटना उस समय हुई है जब अधिकारी और कर्मचारी निरीक्षण के लिए खदान में उतरे थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर छतरपुर इलाके में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी WCL की भूमिगत खदान में हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह जुड़ गए हैं। संतोष, ये बेहद दर्दनाक खबर, और यह जो खदान ढही है, ये पूरी घटना कैसे हुई, और इससे अभी तक का क्या कुछ पूरा अपडेट है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल कुणाल, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि ये छतरपुर की घटना नहीं, ये बैतूल की घटना है। एक्चुअली बैतूल में जो अंडरग्राउंड कोल माइंस है, उसमें लगभग जमीन से 3.5 किलोमीटर अंदर के ये हादसा है। वहाँ पे 3 अधिकारी निरीक्षण के लिए गए हुए थे। उस दौरान ढहने से इन तीनों अधिकारियों की मौत हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम आज होगा कुणाल जी। और अभी क्या क्या कुछ और लोग भी फंसे हुए हैं, या रेस्क्यू कंप्लीट है? बिल्कुल, वहाँ के जो प्रशासन है कोल माइंस के, वहाँ से अभी उस तरीके से कोई बयान आया नहीं है, लेकिन लोगों में जो चर्चा था कि और भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया, इसलिए कह पाना मुश्किल है। क्या इसमें कोई लापरवाही है, या बस ये हादसा हो गया? बिल्कुल, इसमें जिस तरीके से देखा जाता है, कोल माइंस में एक कवरिंग बनाई जाती है। जब भी कोई उत्खनन होता है या वहाँ पे होता है, तो उसके कवर दिए जाते हैं, कवर प्लेट लगाई जाती है। और ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि अगर वो कवर प्लेट नहीं लगाई गई थी इसलिए खदान धंसी, या और कोई कारण है। ये तो सब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कुणाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।
और इस बीच अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वे सूरत और नवसारी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी 7 मार्च को दोपहर 12 बजे सूरत एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से पीएम दमन के सिलवासा जाएंगे। तो यह बड़ी खबर प्रधानमंत्री के शेड्यूल को लेकर के हम आपको बता रहे हैं, जहां अब वह गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। अभी हाल ही में वह गुजरात के ही दौरे पर थे और उसके बाद फिर से वह गुजरात के दौरे पर हैं और वह सूरत और नवसारी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और 7 मार्च यानी आज दोपहर 12 बजे वह सूरत एयरपोर्ट उतरेंगे। यहां से दमन के सिलवासा जाएंगे। दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। सिलवासा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए 2580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सिलवासा में नमो अस्पताल चरण 1 का भी उद्घाटन करेंगे। सिलवासा से पीएम मोदी शाम 5 बजे सूरत के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी लिम्बायड हेलीपैड से 3 किलोमीटर का रोड शो करेंगे और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे और सूरत में 2.3 लाख से अधिक लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ वितरित करेंगे। इसके साथ ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नवसारी स्थित वानसी बोरसी में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 1.1 लाख से ज़्यादा महिलाएं भाग लेंगी। यह आयोजन पुलिसिंग के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसका आयोजन और संचालन पूरी तरह से महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी से उनके शेड्यूल से जुड़ी यह बातें हम बता रहे हैं, जहां अब गुजरात के दौरे पर आज से 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। इसके तहत कई कार्यक्रमों में वह शिरकत भी करेंगे। वहीं इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में 10 लाख नए उद्यमी तैयार करेंगे। इसके लिए योगी सरकार ने तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको यूपी सरकार से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार किए जाएंगे और योगी सरकार ने इसके लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम युवाओं के विजन को धरातल पर उतारेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हमारी योजना तैयार है। जब हम यह स्कीम बना रहे थे तभी हमें युवाओं की ऊर्जा पर विश्वास था। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि युवाओं के पास विजन है, बस उसे धरातल पर उतारने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। सीएम योगी गुरुवार को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का ऋण तथा ओडीओपी के अंतर्गत दोनों मंडलों के 2100 परीक्षार्थियों को टूल किट वितरण कार्यक्रम के संबोधन में उन्होंने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 लाख नए युवाओं को उद्यमी बनाने में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान महत्वपूर्ण कड़ी है। तो नए युवा उद्यमी तैयार करने की बात उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से की जा रही है और इसके लिए तमाम तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि यासिन मलिक मामले को लेकर के टाडा कोर्ट में उनकी पेशी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक से जुड़ी हुई, जहां उनकी टाडा कोर्ट में पेशी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जेल से ही ट्रायल कराने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को निर्देश देकर जानकारी मांग चुकी है। इस मामले में सीबीआई ने निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि यासिन मलिक के जम्मू कश्मीर जाने से वहां का माहौल बिगड़ सकता है, गवाहों को सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, तो यासीन मलिक की यह जो टाडा कोर्ट में पेशी और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सीबीआई की याचिका, इस याचिका के बारे में भी बता दीजिए और इसमें जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। दरअसल कुणाल देखिए, इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया वो सीबीआई की तरफ से आया और सीबीआई ने निचली अदालत, जम्मू कश्मीर की निचली अदालत के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें ये कहा था, निचली अदालत ने कहा था कि इस मामले में चूंकि जो यासीन मलिक है उसकी जो पेशी होनी सुनिश्चित इस वजह से जरूरी है क्योंकि जो वहाँ का सिस्टम है, यानी कि जो ऑनलाइन का सिस्टम है जिसके तहत तो उसकी सुनवाई ऑनलाइन की जा सके, वो सिस्टम ठीक नहीं है। ऐसे में उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा और उसके मामले की सुनवाई होगी। इस आदेश के आधार पर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट आई थी और चूंकि वो तिहाड़ जेल में बंद है, इस वजह से कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसको कोर्ट लाया जाए। इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल अथॉरिटी को और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को ये कहा था कि आप हमें एक डिटेल दीजिए और बताइए कि क्या तिहाड़ जेल में ऑनलाइन की सुविधा प्रॉपर है, और दूसरा जम्मू कश्मीर में जहां पे उसकी ऑनलाइन पेशी होगी क्या उसके लिए पूरे मैकेनिज्म है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या व्यवस्था है, पूरी डिटेल हमें दी है। वो कोर्ट के सामने सबमिट कर दी गई थी। तो पिछली सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि हम जो एफिडेविट तिहाड़ जेल अथॉरिटी की तरफ से और माफ कीजिएगा वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से और दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जानकारी दी गई थी, वो हमारे सामने है। लेकिन एक बार हम यासीन मलिक का पक्ष भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो उसका क्या सोचना है इस मामले में। इसके बाद हम निर्णय लेंगे कि क्या निचली अदालत के जो फैसला है उसको रखा जाए बरकरार या ऑनलाइन सुनवाई की परमिशन दे दी जाए। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा था तब ये कह रहा था कि यहाँ समस्या सिर्फ इस बात की है कि ऑनलाइन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, इस वजह से उसको वहाँ कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। और आपकी तरफ से यानी कि जो तिहाड़ जेल अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जानकारी दी गई उसके हिसाब से सब व्यवस्थाएं ठीक है, ऑनलाइन उसकी हियरिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यासीन मलिक का आज पक्ष सुना जाएगा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इस आदेश में कोई परिवर्तन किए जाने की जरूरत है या फिर उसकी ऑनलाइन ही की जाए। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं झारखंड के बोकारो ज़िला डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग जैना मोड़ टोल प्लाजा के पास ऑफ साइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में ज़िले में काम कर रही कंपनियों ने भाग लिया। इस मॉक ड्रिल में जिन कंपनियों ने भाग लिया है उनमें से कुछ इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, वेदांता और सेल, इनके साथ ही कुछ अन्य छोटी कंपनियां भी शामिल रही। इस दौरान ज़िला प्रशासन, पुलिस और ट्रैफिक विभाग में अपनी भूमिका को उसने सामने रखा। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ज़िले में मौजूद सभी डिज़ास्टर टीम को एक्टिव रखना है ताकि कोई अप्रिय घटना घटे तो समय पर लोगों का इलाज और बचाव कार्य किया जा सके। इस मॉक ड्रिल के दौरान 2 पेट्रोल टैंकर को आपस में विपरीत दिशा में टकराया गया। टकराने के कारण एक ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आना बताया गया था। इस दौरान टैंकर में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकालते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम किया। इस मॉक ड्रिल को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि एक मॉक ड्रिल का कार्यक्रम है। भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं और ऐसे में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिस पे लोगों का ध्यान जा रहा है और लोग प्रशासन और शासन के तरफ से भी उनका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से शहर में विकास का कार्य किया गया है, लेकिन इसके बावजूद कई मोहल्लों की तस्वीर अब तक नहीं बदल सकी। भागलपुर लालूचक वार्ड 47 में मुख्य सड़क पर नाले का गंदा पानी भर जाने से मोहल्ले में कई लोगों की शादी टूट रही है। सड़क पर जल जमाव के कारण कई लड़कियों की शादी की तारीख को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। दरअसल मुख्य सड़क नाले के पानी से
जलमग्न नज़र आ रहा है। लोगों को पैदल चलने में परेशानी हो रही है। ऐसे में दरवाजे पर बारात कैसे आएगी, लोगों को यह चिंता सता रही है। तो शादी में बाधा बनकर ये तमाम कुव्यवस्थाएं उमड़ रही हैं और सड़क पर नाले का गंदा पानी भरा हुआ है और नगर निगम में और उसकी लापरवाही के कारण लड़कियों की शादी होने में भी कठिनाइयां हो रही है। ये भागलपुर लालूचक वार्ड 47 की तस्वीरें हैं। मुख्य सड़क पर नाले का गंदा पानी भरा हुआ है और मोहल्ले में इसकी वजह से ही कई लोगों की शादियां टूट रही है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।